प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगिनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे। अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट भी मिलेगा और आपको सारे टॉपिक भी क्लियर होंगे। साथियों, हमारे इससे पहले मध्य प्रदेश सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश भौगोलिक विभाजन, इन पर लेक्चर हो चुके हैं। साथ में ही मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के भी काफ़ी कुछ लेक्चर हो चुके हैं। साथियों, ये एमपी पुलिस और मध्य प्रदेश पीएससी जो 24 अप्रैल 2022 को होने वाले एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए ये मध्य प्रदेश की स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। आपको पता होगा पीएससी में 3 यूनिट हमारी मध्य प्रदेश को फोकस कर रही है और एमपी पुलिस में भी मध्य प्रदेश से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश से संबंधित नदियों के बारे में। साथियों, आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की लगभग 70% आबादी आज भी कहाँ पे निवास करती है? गांव में निवास करती है। तो साथियों, आपको ये पता होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है और आपको पता होगा कि कृषि जो है ये हमारे मध्य प्रदेश की रीढ़ मानी जाती है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि अगर कृषि में सिंचाई के साधन ना हो तो फिर उत्पादन कैसे होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, चूंकि मध्य प्रदेश, ये प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो सबसे पहली बात है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, दूसरी चीज, मध्य प्रदेश की कृषि किस पर निर्भर करती है? मानसून पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है, नदियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपको पता होगा सिंचाई के जो मुख्य स्रोत है वो नदियों के माध्यम से ही है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश की लगभग 70% आबादी कहाँ पे रहती है? गांव में रहती है और गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। इसलिए साथियों, कृषि हमारी और सिंचाई महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र माने जाते हैं मध्य प्रदेश के। नदियों का मायका, साथियों सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकांश नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये अन्य दूसरे राज्यों में जल पहुंचाती हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश को नदियों सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि प्राचीन काल से ही नदियों का हमारे उसमें, चाहे वैदिक काल में हो, ऋग्वैदिक काल में हो या उत्तर वैदिक की बात हो, नदियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारी कई प्रकार की जो मानव सभ्यता है, संस्कृति है, वो विकसित हुई है इसी के आसपास, और नदियों के आसपास ही खेती होती थी। ठीक है, इसलिए इसको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में नदियों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तीसरी चीज याद रखिएगा साथियों, खड या गली या बीहड़ या मृदा अपर्दन क्या होता है? देखिए, जब कोई नदी होती है, इसमें बाढ़ आती है तो ये नदी अपने साथ जो है बहुत सारा जल और अवशिष्ट पदार्थ को बहा कर लाती है। जब इसमें जो है तीव्र गति से जल प्रवाह होगा तो ये मिट्टी का क्या करती है? कटाव भी करती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? खड भी बोलते हैं, गली। एमपीपीएससी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गली क्या। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको गली भी बोलते हैं। आपने बीहड़ का नाम सुना होगा, जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर में आप जाओगे, जो पांसी तोमर मूवी आपने देखा होगा। ठीक है, बागी जिसको। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये मृदा अपर्दन यही होता है जब बहुत सारी मिट्टी को बहाकर ले जाते हैं। ठीक है, कटाव होता है मृदा का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको खड, गली या बीहड़, ये सामान्यतः हमारी चंबल नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है।
ठीक है। अधिकांश नदियां, प्रश्न उठता है जैसे एमपीपीएससी में प्रीवियस पूछा गया कि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां कहां प्रवाहित होती है? अन्य दूसरी नदियों में मिल जाती है, पूर्वी मतलब पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं, इसका सही आंसर था कि अन्य दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, अन्य दूसरी नदियों में मिल जाती है, समाहित हो जाती है। क्योंकि या फिर ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम में अधिकांश नदियां, मध्य प्रदेश को उत्तर पश्चिम में अधिकांश नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरी नदियों में मिल जाती है। और दूसरी नदी अधिकांश हमारी आपको पता होगा, चाहे चंबल की बात करें, केन की बात करें, बेतवा की बात करें, सोन की बात करें, ये जो है उत्तर में आपको पता होगा किसमें, कुछ नदियां यमुना में, और यमुना के माध्यम से गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अधिकांश नदियां, तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ ऐश्वरी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया, ऐश्वरी क्या होता है? पीएससी मुख्य परीक्षा में भी 3 नंबर के लिए लिखने क्या होता है? ऐश्वरी। साथियों ये देखिए क्या होता है कि जब नदियां प्रवाहित होती है, और ये हमारा अरब सागर है, यहीं पर आपको पता होगा कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी है। जब हमारी नर्मदा और ताप्ती यहाँ से प्रवाहित होती है, और अपने साथ जो है बहुत सारे रेत, कंकड़, पत्थर, धूल इत्यादि बहाकर लाती है। और आपको पता होगा, आपने ज्वार और भाटा का नाम सुना होगा। ज्वार का मतलब ज्वार की रोटी नहीं, और भाटा की सब्जी नहीं। ज्वार मतलब समुद्र स्तर पर जल का ऊपर उठना ज्वार, और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। तो देखिए जरा, यहां पर जो है क्या होता है, ये खंबात की खाड़ी है, और आपको पता होगा नर्मदा ताप्ती खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। तो आप देखोगे कि यहां पर ये नदियां क्या काम करती है, जो है डेल्टा बनाने का प्रयास करती है। लेकिन यहां पे 12-12 घंटे के अंतराल में आपको पता होगा ज्वार और भाटा आते रहते हैं। जब यहाँ पे ज्वार आएगा और ये जो डेल्टा बनाने का प्रयास करेंगे, इसके मुख को ये बहाकर ले जा लेगा। ये नदियां पुनः 12 घंटे के अंतराल में पुनः ज्वार जो है क्या डेल्टा बनाने का प्रयास करेंगी, और ये ज्वार आकर इसको ले जा लेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं ज्वार नंद मुख डेल्टा, अर्थात जो डेल्टा है उसके मुख को ही बहाकर ले जा लेता है कौन? ज्वार। इसलिए इसको ज्वार नंद मुख डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, और आपको ये भी पता होगा, जरा मुझे ये बताइएगा सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, और कौन सी नदियों पर ये बनाया गया है? ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। चलिए अगला है अपवाह तंत्र। साथियों अपवाह तंत्र क्या होता है कि ये हमारी नदी है, ये प्रवाहित हो रही है, और ये नदी जब प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो है बहुत सारी नदियों की वाहिकाएं होती है। ठीक है, ये मिलेंगी, और ये देखिए ये मुख्य नदी, और इसके साथ साथ जहां जहां ये वाहिकाएं आ रही हैं, ठीक है, जहां जहां से जल का प्रवाह है उसमें जा रहा है, सम्मिलित हो रहा है, वो समग्र रूप ही क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। तो साथियों आपको क्लियर हुआ होगा ये सारे पॉइंट। ठीक है, नदियों का मायका मध्य प्रदेश को, सभ्यता का पालना भी मध्य प्रदेश नदियों को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अधिकांश मानव सभ्यता और संस्कृति इन्हीं के आसपास विकसित हुई है। खड या गली या बीहड़ क्या होता है आपको बता दिए, जो बाढ़ आती है उसमें जो मृदा का कटाव होता है। ठीक है, अधिकांश नदियां अन्य दूसरी नदियों में मिल जाती है, नर्मदा ताप्ती को छोड़कर। ऐश्वरी अर्थात ज्वार नंद मुख डेल्टा, कौन सी नदियां? नर्मदा और ताप्ती। अपवाह तंत्र क्या होता है? जहां से मुख्य नदी और अन्य सहायक नदियों का प्रवाह होता है, वो हमारा क्या? अपवाह तंत्र कहलाता है। चलिए साथियों, ये कुछ प्रश्न थे। अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आप चैनल को जो है लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने साथियों को शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी जो है इस फ्री लेक्चर का बेनिफिट उठा सके। चलिए
साथियों सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश में एक और नदी तंत्र है, माही नदी तंत्र। ठीक है, चलिए पहली चीज, मध्य प्रदेश नदी तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है साथियों? तो 5 भागों में। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश नदी तंत्र को 5 भागों में बांटा गया। साथियों अभी हाल ही में पीएससी में 2020 प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि हमारा जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? गंगा नदी तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अब साथियों यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या था? अब देखिए जरा, ये गंगा नदी है हमारी, ये गंगा नदी है, और आपको ये पता होगा कि ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही, इसमें ही एक और नदी है, कौन सी? ये यमुना नदी है। और इस यमुना नदी में हमारी कौन सी नदी मिल रही है साथियों? चंबल नदी मिल रही है। तो आप जरा देखिए कि ये गंगा नदी मुख्य नदी तंत्र है, लेकिन अगर प्रश्न में हमारा ऑब्जेक्टिव यमुना नदी तंत्र दिया है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारा आंसर यमुना नदी तंत्र होगा, ना कि गंगा नदी तंत्र। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से है, और पहला आंसर हो, आपका ऑब्जेक्टिव हो मुल्ताई साथियों, दूसरा ऑब्जेक्टिव हो आपसे बैतूल, ठीक है, क्या हो? बैतूल हो, तीसरा ऑब्जेक्टिव हो मध्य प्रदेश, और चौथा ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो साथियों? सतपुड़ा मेकर। अब मुझे जरा ये बताइए, क्या ये चारों प्रश्न सही, चारों ऑब्जेक्टिव सही नहीं है? बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि ओरिजिन कहां से हो रहा है, हमको सबसे नियरेस्ट पॉइंट दिया हुआ है मुल्ताई, तो हमारा सही ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मुल्ताई होगा। ऐसे ही जब आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो गंगा, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्टिव में यमुना हो तो हमको यमुना पे लगाना है। और इस बार एमपीपीएससी ने जो है इसी पर जो है क्या दिया है? आंसर दिया है, जो कि सही है। चलिए साथियों, अब ये टॉपिक को मैं कुछ टॉपिक को मिटा देता हूं, और हम अब एक एक उस पे पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चंबल नदी तंत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन पर चर्चा करते हैं, और हम पहली नदी पढ़ रहे हैं चंबल नदी, है ना। मतलब ये है कि गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हमारी पहली नदी कौन सी है? चंबल नदी। साथियों प्रश्न उठता है कि सबसे पहले इसका उद्गम आपको पता होना चाहिए कि चंबल नदी का उद्गम कहां से है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका समागम कहां पर होता है, ठीक है, अर्थात ये नदी कहां पर जाकर गिरती है, समाहित हो जाती है। फिर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये महत्वपूर्ण नदी है तो इसकी लंबाई पता होनी चाहिए। साथियों साथ में ही यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है, सहायक नदियां, ठीक है, सहायक नदियां। फिर साथियों अगर इसकी कोई विशेषताएं हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये भी पता है कि ये कौन कौन से शहर बसे हैं, कौन कौन से टूरिस्ट स्थल है, तो वो भी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाई गई है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए साथियों हम बात करते हैं कि चंबल नदी का उद्गम कहां पे हुआ है। तो साथियों जो हमारा जाना पाव पहाड़ी है, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी, ये कहां पे पड़ती है साथियों? ये पड़ती है महू में, ठीक है, कहां? महू। और महू कहां पे है साथियों? इंदौर में। आपको पता होगा महू क्यों फेमस है?
तो आपको पता होगा भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जन्म स्थली है वहां पर। यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान भी है, यहीं पर छाता उद्योग भी है, महू में ही ध्यान रखिएगा छाता उद्योग भी है साथियों। चलिए, तो ये काफी कुछ समागम कहाँ पे हो गया साथियों, तो ये जो है ये नदी का समागम जो होता है ये इटावा के निकट कहाँ पे, कौन सी नदी पे, यमुना नदी पे मिल जाती है ये, यहाँ पर इसका समागम होता है साथियों। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 965 किलोमीटर के आसपास ये प्रवाहित होती है साथियों। इसकी जो सहायक नदियां हैं तो आपको पता होगा कि इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है चंबल की, तो चंबल में आप देखोगे काली सिंध है, छिप्रा है, ठीक है, कौन सी, काली सिंध नदी है, ठीक है, छिप्रा है, और इसके अलावा पार्वती है, और पार्वती के साथ कूनो नदी भी है, ठीक है, कूनो नदी, ठीक है, शायद मैं 1 मिनट कन्फर्म, हाँ बिल्कुल, कूनो नदी भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी, काली सिंध, छिप्रा, पार्वती और कूनो। साथियों एमपी पटवारी में एक प्रश्न पूछा गया था कि काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, जिसका सही आंसर था सोनकच्छ। चलिए, विशेषताएं क्या है साथियों, तो देखिए इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको जो है राजस्थान की, किसकी, राजस्थान की क्या कहा जाता है साथियों, जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है, कहाँ की, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरा, एमपी और राजस्थान के बीच क्या करती है, ये सीमा विभाजन का काम करती है, ठीक है, विभाजन का काम करती है, सीमा का निर्धारण करती है। तीसरी चीज साथियों, अभी हमने जस्ट आपको बताया कि ये नदी जो है बहुत ज्यादा गली या मृदा का क्या करती है, अपरदन करती है साथियों, या फिर खड्ड का निर्माण करती है, या फिर बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है, सभी एक ही बात है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर मृदा का कहीं अपरदन होता है तो वो इसी नदी पर होता है साथियों। इसमें देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी है, तो आपको पता होगा कि गांधी सागर बांध इसी नदी पर संचालित है, गांधी राणा प्रताप सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर, और इसके अलावा गांधी राणा और जवाहर सागर परियोजना, कौन सी परियोजना साथियों, जवाहर सागर परियोजना इसी चंबल नदी पर संचालित है साथियों। कुछ और चीजें देख लेते हैं, चूंकि प्रश्न प्रमुख शहर, जब हम बात करते हैं साथियों कि कौन कौन से शहर इस पर बसे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि ये श्योपुर इस पे बसा हुआ है, ठीक है, मुरैना जो है इस पर बसा हुआ है, ठीक है, इस नदी के किनारे, ठीक है, श्योपुर मुरैना, ठीक है, और इस पर जो जलप्रपात बनता है साथियों, इस पर जो जलप्रपात है वो कौन सा जलप्रपात है, तो आपको पता होगा कि चुलिया जलप्रपात जो है मंदसौर के पास इस नदी पर, कौन सा, चुलिया जलप्रपात। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे साथियों, जो अब देखिए जरा चंबल नदी से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आई होप कि आपसे बन सकेंगे, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, फिर हम दूसरी नदियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है साथियों। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब साथियों गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत दूसरी नदी है हमारी छिप्रा नदी, बहुत ही फेमस नदी है छिप्रा नदी, ठीक है साथियों। वही हमारा उद्गम कहाँ से होगा ये आपको ही बताना है, समागम कहाँ पे होगा ये भी आपको ही बताना है, ठीक है। इसकी लंबाई जरूरी नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, ठीक है। और इसकी सहायक नदी अगर कोई है तो, फिर साथियों
इसके विशेषताएं क्या है, ठीक है, विशेषताएं क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। उद्गम कहाँ से हुआ साथियों? तो जो क्षिप्रा नदी है इसका उद्गम हुआ है काकरीबरडी इंदौर से, ठीक है। कहाँ पे? काकरीबरडी इंदौर से। समागम कहाँ पे है साथियों? तो ये जो है कोटा के पास जो है, कोटा के पास किसमें मिल जाती है ये? चंबल नदी में। किसमें? चंबल नदी में इसका समागम हो जाता है, ठीक है। अगली चीज साथियों, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 195 किलोमीटर के आसपास ये प्रवाहित होती है। साथियों इसकी सहायक नदी महत्वपूर्ण है खान नदी। ये खान नदी कहाँ की है? इंदौर की है। बहुत प्रदूषित नदी है, आपको पता होगा। चलिए इस नदी की, ठीक है, देखिए जरा इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मालवा की गंगा। किसको? क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है साथियों? यहां पर सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। किसका? सिंहस्थ मेले का। कितने वर्षों के अंतराल में साथियों? 12 वर्षों के अंतराल में। अभी यहां पर 2016 में हुआ था, अब 2028 में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये माना जाता है सिंहस्थ मेले जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है तब इस मेले का आयोजन होता है, इसलिए इसका सिंहस्थ नाम है। कहाँ कहाँ मेले आयोजन होते हैं साथियों? तो आपको पता होगा कुंभ का मेला जो है आप देखोगे इलाहाबाद, हरिद्वार, ठीक है, नासिक, और इसके अलावा चौथा कहाँ पे? हमारे उज्जैन में, ठीक है। ये माना जाता है कि यहाँ पर जो है जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और दानव दोनों समुद्र मंथन कर रहे थे, तो जब अमृत कलश का जो है निकली थी तो वितरण के दौरान जो है यहाँ पर क्या हुआ था? अमृत की बूंदें गिरी हुई थी, उसी को आधार मानते हैं हम, ठीक है। चलिए साथियों आगे हम चर्चा करते हैं क्षिप्रा के बारे में। पर्यटन, ठीक है, पर्यटन आपको पता होगा यहाँ पे साथियों कालिया देह मेल की बात करें, ऋषि संदीपनी आश्रम की बात करें, ठीक है, या महाकालेश्वर मंदिर की बात करें, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग यहीं पर है साथियों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पर्यटन यहाँ पे काफी अच्छा विकसित है। और इसके अलावा साथियों ये भारत की पहली सफलतम नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है। कौन सी? नर्मदा क्षिप्रा, ठीक है, नदी जोड़ो, ठीक है। साथियों जब हमारे यहाँ 2016 में सिंहस्थ मेले का आयोजन होना था, लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आने थे, तो ऐसी कंडीशन में इस नदी में जल की समस्या थी, तो हमने नदी की जो नर्मदा नदी है उसकी एक शाखा को इससे जोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से नर्मदा क्षिप्रा। लेकिन मैं आपको दूसरा प्रश्न बता रहा हूं कि वर्ष 2000 में, ठीक है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो इनके द्वारा ही भारत में नदी जोड़ो परियोजना की जो है शुरुआत की गई थी। लेकिन भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा है, केन बेतवा है। लेकिन ये जो है बजट के अभाव में शुरू नहीं हो पाई थी, अभी इसको शुरू किया गया 2020-21 में, ठीक है। चलिए साथियों इसके किनारे जो शहर बसा है साथियों, वो शहर बसा है कौन सा? उज्जैन, ठीक है। कौन सा शहर बसा है? उज्जैन महाकालेश्वर, ठीक है, महाकाल की नगरी। तो साथियों ये हमारा कौन सा था? क्षिप्रा नदी। तो हमने 2 नदियां देख ली हैं गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत। आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। साथियों अब हम बात करने वाले हैं बेतवा नदी की, ठीक है। कौन सी नदी साथियों? बेतवा नदी। जरा मुझे ये बताइए कि बेतवा नदी के बारे में आप क्या जानते हो? इसका उद्गम कहां से हुआ साथियों? इसका समागम कहां पर है? इसकी लंबाई क्या है?
हालांकि जरूरी नहीं है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन से हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं रखती हैं ये नदी, ठीक है। तो साथियों, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, बेतवा नदी की, तो आपको पता होगा ये कहां से, कुम्भरा गांव रायसेन से। अभी एमपीपीएससी 2020 में आया यह प्रश्न, है ना, कहां पर, कुम्भरा गांव रायसेन से इसका जो है उद्गम होता है। इसका समागम कहां पे होता है साथियों, तो ये हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास कहां पे, यमुना में मिल जाती है साथियों। किसमें, कौन सी में, यमुना नदी में इसका समागम हो जाता है, ठीक है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है साथियों, तो इसकी लंबाई है हमारी 380 किलोमीटर। कितनी, लगभग ये 380 किलोमीटर के आसपास प्रवाहित होती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है, धसान है, बीना है। ये दो महत्वपूर्ण नदियां आप सहायक ध्यान रखोगे। बीना क्यों फेमस है साथियों, बीना कहां पर है, सागर में है। और क्यों फेमस है साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो बीना है, ये बीना में ही आपको पता होगा आशागौद बीना, कौन सा, आशागौद बीना, ठीक है। ये बीना में हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्या है, जो है मध्य प्रदेश की तेल रिफाइनरी है। क्या है, तेल रिफाइनरी है। और ये किस देश के सहयोग से शुरू हुई है साथियों, ओमान देश के सहयोग से। प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि जो आशागौद बीना यहाँ पे तेल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से संचालित है, तो ध्यान रखिएगा ओमान देश के सहयोग से। चलिए, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है साथियों, तो इसको जो है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों, इसको मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, गंगा भी कहा जाता है। क्यों साथियों, क्योंकि जिस तरीके से गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है, उसी तरीके से ये भी काफी प्रदूषित नदी है, ठीक है। साथियों, हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, हमारी जो कुछ रूढ़िवादी परंपराएं हैं, ये कहीं ना कहीं नदियों को प्रदूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, आज हम शिक्षित हैं, जागरूक हैं। अब हमको अपनी जो कुछ परंपराएं हैं, जो इन नदियों को, क्योंकि हमारी जीवन का आधार यही नदियां हैं, ठीक है। जब आगे ये कहा जा रहा है कि अगर एक समय ऐसा आएगा कि 2040-45 तक पेट्रोल पंप जैसे हमारी लाइन लगी होगी और हमको पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए इन नदियों को बचाना जरूरी है। आप देखिए जरा, हम क्या काम करते हैं, अस्थि विसर्जित करने जाते हैं, कहाँ पे, नदियों में। अब जरा सोचिए, कोविड-19 चल रहा है, कितने जो है उसमें वायरस होंगे, कितने प्रकार के जो है उसमें अशुद्धियां होंगी, और वो सब हम कहाँ जाएंगे, गंगा नदी इलाहाबाद जाएंगे और वहां पर उसको विसर्जित करेंगे, साथ में ही अपने बालों को भी विसर्जित करेंगे। जरा सोचिए साथियों, और वही पानी को बहुत सारे लोग पिएंगे। बहुत सारे बहुआयामी उद्देश्य होते हैं नदियों के। अब आप सोचिए जरा, कितना गंदा काम हम कर रहे हैं, ठीक है, अपने रीति रिवाज के नाम पर। दूसरी चीज आप देखिए जरा, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतिमा बनाई जाती हैं, जैसे गणेश उत्सव में, दुर्गा उत्सव में। साथियों, कितने प्रकार का जो है उसमें केमिकल यूज किया जाता है। और जरा सोचिए, ये सारे केमिकल और कई अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो नदियों में जब हम डालते हैं तो उसमें ये मिल जाते हैं, तो नदियों का जल कैसा हो जाता है साथियों, प्रदूषित हो जाता है। और उसी जल को हम सब लोग पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारे बहुत सारे मवेशी जो है उसी जल का इस्तेमाल करते हैं। तो जरा सोचिए, हमारी सरकार अब रोक क्यों नहीं लगाती, क्योंकि भाई ये हमारा आस्था का विषय है, लोग अभी उतने ज़्यादा शिक्षित जागरूक नहीं है, लेकिन हमको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग अपने घर में ही कुंड बनाते हैं और वहां पर प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं, ठीक है। तो साथियों, हमको अब शिक्षित और जागरूक होने की जरूरत है। हमारा जो क्या है, आर्टिकल 51 का है,
51 का, जिसमें हमारे क्या है, मूल कर्तव्य हैं। इस मूल कर्तव्य में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वो हमारे चाहे वन्य हो, ठीक है, जीव हो, ठीक है, वन्य जीव हो, पर्यावरण हो, नदी नाले हो और हमारे देश की धरोहर हो, इनको सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे। तो साथियों, हम एक जागरूक नागरिक की तरह हमको ये काम करना चाहिए। हमारे जो है क्या, आर्टिकल 48 का में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो नदी नाले और हमारे जो वन्य जीव है इनको सुरक्षित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, तो साथियों हमको समझना होगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा साथियों इसमें और क्या चीज है, तो इसमें जब आप देखोगे तो इस नदी को जो है बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसकी, बुंदेलखंड की जीवन रेखा। और साथियों आपको पता होगा एमपी और यूपी के बीच क्या करती है, ये सीमा रेखा का काम भी करती है, सीमा विभाजक का कार्य भी करती है। ठीक है साथियों, यहां पर एक और ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है साथियों, देवगढ़ का किला है। ठीक है, देवगढ़ क्षेत्र है और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बेतवा का आइसलैंड। किसका, बेतवा का आइसलैंड की संज्ञा दी गई है साथियों यहां पर। ठीक है, तो यहां जो है देवगढ़ बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। और साथियों आपको पता होगा कि यहां पर जो है विदिशा, टीकमगढ़, ठीक है। देखिए, सांची शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो इसी नदी के किनारे। ठीक है, सांची, आपको पता होगा सांची क्या है, यहां पर बौद्ध स्तूप है जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो आपको पता होगा 3री से 5वीं शताब्दी के बीच उसको विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। और महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य है सारिपुत्र और महामोदलायन, उनकी अस्थियों को यहाँ पर संरक्षित किया गया है साथियों। ठीक है, उसके आसपास रोलिंग में आप देखोगे बौद्ध धर्म की जातक कथाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हमारा बौद्ध विश्वविद्यालय जो है उसी सांची में स्थापित किया जा रहा है। चलिए, यहीं पर विदिशा शहर भी इसी के किनारे बसा है। ठीक है, विदिशा शहर भी इसी के किनारे। ओरछा, टीकमगढ़, ठीक है, कौन सा, ओरछा का किला। ठीक है, तो आपको पता होगा ओरछा भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा जिसमें नाम सुना होगा आपने वीर सिंह बुंदेला का। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी नदी थी साथियों, बेतवा नदी थी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलिए, अगला जो है साथियों हम दूसरी नदी पढ़ रहे हैं, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत। आज हमको गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत ही पढ़ना है और फिर अगले लेक्चर में हम नर्मदा ताप्ती नदी तंत्र देखेंगे। चलिए साथियों, अगली नदी हमारी कौन सी, केन नदी। इसका उद्गम कहां से हुआ साथियों, तो जो केन नदी है, केन नदी का उद्गम हुआ है कहां पे, कैमूर पहाड़ी। कहां पे, कैमूर पहाड़ी, कटनी से। ठीक है, कटनी जबलपुर के पास। ठीक है, यहां पे हुआ है। और जो है ये कहां पे, यमुना नदी में मिल जाती है। समागम कहां पे इसका, यमुना नदी में। ठीक है, यहां पर ये मिल जाती है। इसकी लंबाई आप देखोगे तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो है ये लगभग 427 किलोमीटर के आसपास प्रवाहित होती है, 427 किलोमीटर के आसपास प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसकी कुछ नदियां हैं जैसे उर्मिल नदी जो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उर्मिल नदी इसकी सहायक नदी है। बस यही, बस ठीक है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस पर बहुत ही फेमस कौन सा, पांडव जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात साथियों, पांडव जलप्रपात। ठीक है, इसके अलावा जो है पांडव जलप्रपात है। और शहर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, पन्ना, अजयगढ़, बांदा। ठीक है, शहर जो है यहाँ पर
कौन? पन्ना और अजयगढ़। ठीक है, ये है। अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है साथियों? तो यहां पर देखिए दो चीजें, इसी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? दौधन बांध। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बांध? दौधन बांध। इसी पर जो है उर्मिल सागर परियोजना है साथियों। कौन सी? उर्मिल सागर परियोजना है, जो कि इसी नदी की सहायक नदी उर्मिल नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा? केन परियोजना। ठीक है, केन परियोजना, चूंकि वो तो नाम से ही स्पष्ट है, केन परियोजना। और यहीं पर नोट में याद रखना कि भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? केन बेतवा। साथियों ये अभी जो है बहुत चर्चा में है। ये किन दो राज्यों के बीच? एमपी और यूपी के बीच जो है ये प्रयास चल रहा है। और आपको पता होगा ये जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या काम करेंगी? बुंदेलखंड क्षेत्र, क्योंकि आपको पता होगा सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो यहां पर क्या होगा? जल की व्यवस्था होगी। अब जब जल यहां पर होगा तो सिंचाई के साधन अपने आप बढ़ेंगे और साथियों लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दोगुना होगी। साथियों हमारा लक्ष्य भी है, हमारी शासन का, सरकार का, कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करें। वो बात अलग है कि हमारे किसान साथियों को मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सरकार को उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी साथियों। ये हमारी कौन सी नदी थी साथियों? केन नदी थी। इसको हम मिटा रहे हैं। अगली नदी है साथियों हमारा गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हमारी कौन सी नदी साथियों? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। जरा मुझे ये बताइए कि सोन नदी का उद्गम कहां से है? तो आप बताओगे कहां से? अमरकंटक अनूपपुर। अमरकंटक अनूपपुर। ठीक है साथियों, आपको पता होगा ये जो है अमरकंटक क्षेत्र है। यहीं से आप देखोगे कि भाई यहाँ से सोन नदी का उद्गम हो रहा है, यहाँ से जोहिला नदी का उद्गम हो रहा है और यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है। ऐसा क्षेत्र है जहाँ से 3 नदियाँ उद्गम होता है। ठीक है, अमरकंटक। समागम कहाँ पे है साथियों? तो ये जो नदी है ये किस में मिल जाती है? गंगा में। पटना के पास ये कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। ठीक है, गंगा में इसका समागम है। साथियों इसकी लंबाई कितनी है? जब हम सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी की जो लंबाई है वो कितनी है साथियों? 780 किलोमीटर है। कितनी? सोन नदी जो है 780 किलोमीटर के आसपास प्रवाहित होती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में हम बात करें तो इसकी रेहंद महत्वपूर्ण नदी है। इसकी सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रेहंद नदी है और जोहिला नदी है। ठीक है, जोहिला नदी भी इसी में मिलती। साथियों इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका नाम स्वर्ण, चूंकि यहाँ पर स्वर्ण निक्षेप पाए जाते हैं इसलिए इसको सोन नदी भी कहा जाता है। स्वर्ण निक्षेप, आपको पता होगा जो सोने के अवसाद यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका नाम सोन नदी भी पड़ा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर साथियों जो है कौन सा अभ्यारण्य है? सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। ठीक है, और आपको पता होगा साथियों कि यहाँ पर जो है विशिष्ट प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी तस्करी होती है तो आए दिन ये चर्चा में रहता है। कई बार सोन नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो ये क्षेत्र काफी प्रभावित हो जाता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण परियोजना है कौन सी? बाण सागर परियोजना।
साथियों बाढ़ सागर परियोजना, ये अभी एमपी पुलिस में भी पूछा गया है और एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि बाढ़ सागर परियोजना किन किन राज्यों में। तो ध्यान रखिएगा, ये एमपी में, यूपी में और हमारा जो बिहार राज्य है, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी साथियों? कौन सी? बाढ़ सागर परियोजना। यहीं पर कौन सी नदी है साथियों? रिहंद परियोजना भी संचालित है। कौन सी परियोजना? रिहंद परियोजना। तो इस तरीके से साथियों हमने क्या पढ़ा? हमारा गंगा नदी तंत्र की नदियां पढ़ा। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही डीपली रहेगा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ठीक है, इसके अलावा हमारी बैनगंगा नदी, जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उन पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। साथियों ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। ओके, थैंक यू।